आइए तो कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। लेकिन उससे पहले कुछ बातें हो जाएं। हाँ जी सर, फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट को और डिस्कस करेंगे इसके रिगार्डिंग कि क्या क्या है हमारे एक्ट के अंदर, क्या क्या हमारा पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द पार्ट। थैंक यू सो मच फॉर आईसीए, मिस कर दिया था। अरे वैष्णवी कोई दिक्कत नहीं है बेटा। आइए कंटिन्यू करते हैं। जो भी जिन भी बच्चों की फर्स्ट क्लास है मैं बोलना चाहूंगा जहां से हम कंटिन्यू कर रहे हैं वहीं से पार्ट को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का डिस्कशन होगा, लेकिन उससे पहले एक छोटू सा डिस्कशन हमारा और होने वाला है। यस एग्जैक्टली, हम बात करने वाले हैं अपने बिजनेस लॉ और बीसीआर के अंदर। सबसे पहले हम अपने सबसे हैवी एक्ट, मतलब इसका मतलब सबसे ज्यादा मार्क स्कोरिंग एक्ट की बात हम करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आज थोड़ा सा डिस्कशन आप लोगों से करूंगा। डिस्कशन में करने वाला हूं आप लोगों से, सीधा बात कर रहा हूं, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। हालांकि मेरी हर क्लास के अंदर, पहली क्लास के अंदर डिस्कशन ये होता है कि बिजनेस लॉ है क्या, आया कहां से, क्यों पढ़ रहे हैं। सभी क्लासेस के अंदर हमारा सबसे पहला डिस्कशन ये होता है बिजनेस लॉ है क्या, कहां से आया और क्यों पढ़ रहे हैं। इसकी प्रैक्टिकल बातें हम हमेशा करते हैं, लेकिन एज यूजुअल अभी आप लोगों के पास जो टाइम पीरियड आप लोग कंटिन्यू कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग अपने पास में हम कंटिन्यू करेंगे डायरेक्टली अपने सिलेबस वाले पार्ट को। और सिलेबस में कंटिन्यू कर रहे हैं हम अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ। आइए बात करते हैं। सुनो सुनो सुनो, किसी भी टाइप का डाउट रहे, कोई भी मन में क्वेश्चन उठे, डायरेक्टली आप मुझे चैट में मेंशन कर सकते हैं, या आप चाहे तो अपनी साइड से अपना माइक को अनम्यूट करके आप डायरेक्टली मुझसे क्वेश्चन पे बात भी कर सकते हैं। सर आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहू वाला कंसेप्ट अच्छा लगता है बेटा, आएगा दोबारा, वो आएगा। तुझे बेटी बहू की बातें भी करेंगे, अच्छी बहू खराब बहू की सारी बातें हम करेंगे। तो उससे पहले स्टार्ट करते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे 5 एक्ट में से। यस एग्जैक्टली, आपके सिलेबस के अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी और कंपनी एक्ट, इन पांचों एक्ट में से सबसे ज्यादा मार्क स्कोरिंग एक्ट और सबसे ज्यादा लेंथी एक्ट जो कि सभी बाकी एक्ट्स का बेस बनता है, उसे हम कंटिन्यू करने वाले हैं, जो करीबन आपके पास आपके 60 मार्क्स में से 23 to 25 मार्क्स तक एवरेजन कवर करता है। क्या बात कर रहे हो, ऐसा भी है? हाँ ऐसा ही है। आपके पूरे सिलेबस के अंदर करीबन 23 to 25 मार्क्स तक का पार्ट ओनली एंड ओनली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कवर करता है। इससे ये आइडिया तो हमें लग जाता है भैया, सिंपल सी बात, ये आइडिया तो हमें लग गया कि इतने से पार्ट की वजह से, एक एक्ट की वजह से अकेला आपका पासिंग का टेंशन दूर हो गया। लेकिन हमें पासिंग के लिए नहीं पढ़ रहे, हम तैयारी कर रहे हैं मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो स्कोरिंग वाले पार्ट के लिए आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा डिस्कशन आज ये नहीं रहेगा कि बिजनेस लॉ है क्या, कहां से यार, क्यों पढ़ रहे हैं, ये डिस्कशन मैं आज नहीं करूंगा। मैं सीधा एक्ट की बात करूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। किसी भी स्टूडेंट को कहीं भी डाउट आएगा डायरेक्टली आप मुझसे पूछेंगे। चलिए बात करते हैं। तो भैया देखो ध्यान से, एक बात बताओ, स्टार्ट करते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसके साथ में एक ईयर लिखा हुआ है, नाम है 1872। क्या आइडिया लगता है, क्या हमारी गवर्नमेंट ने, क्या इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया है इसको? जवाब देना मुझे। क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया? इज इट सो? क्या इस एक्ट को देखकर तुम्हें लगता है, इस ईयर को देख के लगता है? नहीं सर। दूसरी बात, जानते हैं ईयर क्यों मेंशन किया जाता है और ईयर से क्या समझ में आता है? वेरी गुड, नो सर नो सर नो सर, वेरी गुड रितु, हाँ जी नहीं सर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि भैया ध्यान रखना, एक्ट के साथ में जो ईयर लगाया जाता है, या तो वो ईयर उसके फॉर्मेशन का ईयर होता है, जिस साल में वो एक्ट बना होता है। सुनना स्टार्ट करो फिर रिप्लाई करना मुझे, ठीक है? और रिप्लाई करना जरूरी है, मैंडेटरी है। रिप्लाई नहीं करोगे तो दिल से दिल तक बातें पहुंचेंगी नहीं बेटा। क्या बोला? या तो एक्ट के साथ जो ईयर लगाया जाता है, या तो वो ईयर कौन सा होता है, फॉर्मेशन ईयर होता है, या फिर किसी एक्ट में अगर मेजर अमेंडमेंट्स आए होते हैं। अमेंडमेंट ये एक ऐसा वर्ड है बेटा जो सीए वाले बच्चे मरते दम तक नहीं भूलते। एक कहावत भी है, कहा जाता है, एक शायरी है सीए के लिए। पता कौन सी शायरी है? कहता सीए मरते नहीं जिंदा दफनाए जाते हैं। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ शायरी है बेटा, दिल पे मत लेना। क्या कहते हैं? सीए मरते नहीं जिंदा एक बार मैं बच्चों को एडिट कर लेता हूं। सर कहते सीए मरते नहीं जिंदा दफनाए जाते हैं, कब्र खोद कर भी देखोगे तो अमेंडमेंट पढ़ते हुए पाए जाते हैं। क्या बात कर रहे हो? ऐसा है, एग्जैक्टली ऐसा है। क्योंकि लिटरली इससे ये प्रूव, इस स्टेटमेंट से क्या समझ में आया कि आपको हमेशा अपने एक्ट्स के अंदर, अपने सिलेबस में आने वाले चेंजेस को, अमेंडमेंट में चेंजेस को, हमेशा आपको उनके लिए अपडेट रहना जरूरी है। अगर आप अपडेट नहीं है तो आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली डाउन जानी शुरू हो जाएगी। इसलिए चीज ध्यान रखना,
आप जो भी पढ़ रहे हो, ये नहीं एक बार पढ़ लिया खत्म हो गया, नहीं सर, जिंदगी भर तक ये साथ चलता है। वाह सर वाह, भारत साहब वाह, क्या सच में शायरी है, ये बहुत टाइम से शायरी चल रही है। एग्जैक्टली तो अमेंडमेंट्स मतलब जो भी बदलाव आएंगे उनको लेके हमें कंटिन्यू करना है और वो आपको लगातार पता होना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट। तो क्या बोला, ईयर या तो फॉर्मेशन ईयर होता है या अमेंडेड ईयर होता है। तो इसका मतलब अगर आज तक, लिसन टू मी, जवाब देना मुझे, बोलो बेटा बोलो, जोर से बोलो सर, अगर आज तक 1872 लिखा जा रहा है, जिस वक्त इस एक्ट को बनाया गया था, अगर आज भी वो एक्ट का ईयर लिखा जा रहा है, मेंशन किया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं हुआ क्या कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अभी तक कोई भी मेजर अमेंडमेंट्स नहीं है? अमेंडमेंट तो आई है, बदलाव तो आए हैं, बट कोई भी मेजर अमेंडमेंट नहीं आया। बोलो यस सर नो, हाँ या ना, बताओ। वेरी गुड पीयूष, श्रेया, एग्जैक्टली, वेरी गुड, हाँ जी सर, एग्जैक्टली यही बात हुई ना। तो कहने का मतलब इसमें अभी तक मेजर अमेंडमेंट नहीं आया, इसीलिए हम इसका ईयर यूज करते हैं, कौन सा? 1872। आगे बात करते हैं। अब कहानी की शुरुआत होती है कि भैया आपने एक्ट पढ़ा, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अभी कहानी, ये डिस्कशन मैंने आपसे बहुत टाइम पहले भी किया था, जब ये बात कही जाती है कि सर हमारा बिजनेस लॉ कहां से आया, तो हमेशा बात करता हूं ना कि आपके पास, सर शिवानी को ऐड कर लीजिए, शी इज इन वेटिंग। दूसरी जन मेरा शो नहीं हो रही शिवानी मुझे, अच्छा अच्छा, दिख गई, ओके ओके ओके, लीजिए ज्वाइन कर लिया, ठीक है। सुनो, जनरली ये बात कही जाती है कि सर आपका एक्ट कहां से आया, आपका बिजनेस लॉ कहां से आया। डू यू नो वन थिंग, आपका बिजनेस लॉ कहां से आया? कहां से आया बताओ। अब मुझे बात बताओ, इंडिया के अंदर 1872 की कहानी पढ़ रहे हो आप, 1872 की, बच्चे अभी ज्वाइन कर ही रहे हैं, एक सेकंड, 1872 की कहानी पढ़ रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट तो बनाया नहीं, लेकिन जिस टाइम पे ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, ये हम सब लोग जानते हैं, मैं आपसे बातें कर रहा हूं, पहले बातें करते हैं। इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स ने हम पर रूल किया, वी ऑल नो दैट ब्रिटिशर्स रूल्ड अस, उन्होंने हम पर राज किया। तो कैन यू प्लीज टेल मी, जब इंडिया में ब्रिटिशर्स आए थे तो क्या उस वक्त, उस टाइम पीरियड की बात कर रहा हूं, सोचो, जाओ पहुंचो उस कहानी तक। इंडिया में जब ब्रिटिशर्स आए थे तो क्या यहां पर इंडिया में बिजनेस नहीं थे क्या? रिप्लाई करो यस और नो। अनुष्का गुड इवनिंग बेटा, श्रेया थे सर, जब सब, मुझे हर एक बच्चे का रिप्लाई चाहिए, थे या नहीं थे? गुनगुन रिप्लाई कर, ईशान, ज्योति, अनुष्का, ईशान, वेरी गुड, थे सर, थे सर, थे। तो बताओ, ब्रिटिशर्स जब यहां पर रूल करने आए, मेनली आए तो बिजनेस के लिए थे, तो उन बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए, उन बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए क्या उन ब्रिटिशर्स को रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसे हम लॉ कहते हैं, यस एग्जैक्टली, लॉ ऑलवेज मींस रूल्स एंड रेगुलेशन, तो क्या उन्हें रूल्स एंड रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी क्या? गुनगुन वेरी गुड बेटा, वेरी वेरी गुड, कनिष्क वेरी गुड, थी ना। इसका मतलब क्या किया? अब दो ऑप्शन थे उनके पास, या तो वो नए रूल रेगुलेशन बनाते, या फिर उनकी कंट्री में, कंट्री का नाम क्या? ब्रिटेन बोलते हैं, आज उसे इंग्लैंड कहते हैं, या तो जो ब्रिटेन में उस वक्त रूल रेगुलेशन चल रहे थे उन्हीं को सेम यहां पर इंप्लीमेंट कर दिया जाए, और एग्जैक्टली वही किया। उन लोगों ने क्या किया? ब्रिटिशर्स अप्लाइड द सेम रूल्स एंड रेगुलेशन टू इंडिया, इंडिया पर उन्होंने अपनी कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन को यहां पर अप्लाई कर दिया। कैसे किया? विद माइनर मॉडिफिकेशन, छोटे मोटे बदलाव करके, यस, छोटे मोटे बदलाव करके, माइनर मॉडिफिकेशन, उन्होंने इसे यहां पर इंप्लीमेंट कर दिया। वो मॉडिफिकेशन कौन से थे? जो कि इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन को सूट कर सके। सोच के देखो ना, क्या ब्रिटेन की उस वक्त की कंडीशन, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक कंडीशन, और इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन सेम थी क्या उस वक्त पर? पहले बातें करेंगे फिर पढ़ेंगे हम, बताओ मुझे, क्या उस वक्त पर ब्रिटेन की और इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन सेम थी क्या? बोलो बोलो बोलो। नहीं सर, पीयूष कह रहे नहीं सर, श्रेया नो, तुसी निशान नो 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 नो, गुनगुन नो, अनुष्का नहीं सर। इसका मतलब क्या हुआ? इसीलिए उन्हें बदलाव करने पड़े, ये हम जानते हैं, हम सब बच्चे जानते हैं। तो उसी में से आपका जो वो एक्ट लेके आए थे, उसमें एक एक्ट का नाम था, ज्योति वेरी गुड बेटा, शिवानी गुड इवनिंग बेटा, कनिष्क एग्जैक्टली नो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप पढ़ रहे हो, ये भैया वो ही लेके आए थे, उसी को यहां अप्लाई किया गया। इसका मतलब सर ये भी हुआ कि आज भी इंग्लैंड में जिन रूल्स एंड रेगुलेशन को बिजनेस के लिए फॉलो किया जाता है, क्या वो रूल रेगुलेशन यही वाले हैं? मैंने कहा यस, यही वाले हैं, यही वाले हैं, एग्जैक्टली बेटा। आओ बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अपने पांचों एक्ट में से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की। अब बात करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट, और बना लिखना शुरू करेंगे, नोटबुक निकाल लो और लिखना स्टार्ट करो।
नोटबुक निकालो और आज हम बेटी बहू की बातें भी करेंगे। जिन बच्चों को ये डाउट रहता है ना कि एग्रीमेंट, वॉइड, वॉइडेबल, वैलिड, सर ये समझ में नहीं आता, हमेशा कंफ्यूजन रहता है। अगर याद भी कर लेते हैं तो दिक्कत ये आती है कि एग्जाम के अंदर हमें क्वेश्चन को कैसे पहचानेंगे। क्वेश्चन में वैलिड लिखे, वॉइड लिखे, वॉइडेबल, हमेशा कंफ्यूजन है। और ये आपकी कंफ्यूजन का आज का लास्ट डे है। आज के बाद आपको ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा क्योंकि हम उसे पढ़ने वाले हैं बेटी बहू के नाम से, जहां एग्रीमेंट को हम नाम देंगे बेटी, कॉन्ट्रैक्ट को नाम देंगे बहू, और उसके बाद बात करेंगे आगे अच्छी बहू खराब बहू को। याद नहीं करना पड़ेगा, बस सुन लो, अपने आप याद करवा दूंगा। चलिए बात करते हैं। सबसे पहला पार्ट, जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लेकर पहली बात लिखी जाती है, सर बहुत नीट थी इस क्लास की, शालू वेरी, हाँ बेटा अभी आएगा बात। खराब बहू नाम तुम दोगे, मैं तो कहानियां सुनाऊंगा यहां पर। चलो आओ बात करते हैं। अब बात आती है कि जब भी कोई एक्ट बनाया जाता है उसकी एक फॉर्मेशन डेट होती है। भाई एक्ट बनाया जाएगा, बनाने के बाद इंप्लीमेंट होगा, दो बातें हैं ना। आज एग्जांपल के लिए एक बात बताना, आज इंडिया में अगर, पहले मैंने कहा ना पहले बातें करूंगा फिर समझाऊंगा, अभी स्टार्ट नहीं कर रहा, बस सुनते रहो, मजा आएगा। हाँ बेटा वैष्णव मजा आएगा। जवाब दो मुझे, अगर मैं ये बोलूं, अगर मैं कहानी बोलूं कि जब भी इंडिया पर कोई भी लॉ, कोई भी कानून, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया जाता है, When I'm saying this rules and regulation, it means law. इसको law ही बोलते हैं। And law always means rules and regulation. फाउंडेशन में पढ़ रहे हो बिजनेस लॉ, सीए इंटर में पढ़ोगे कॉर्पोरेट लॉ, कंपनी लॉ, उसके बाद पढ़ोगे अलाइड लॉज। इसका मतलब लॉ तो साथ ही है ना, लॉ मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन। तो मुद्दा क्या है भैया, कह रहा सर जब भी इंडिया पर लॉ बनाया जाए, रिप्लाई करना, जवाब देना, जब भी इंडिया में कोई कानून बनाया जाता है, पहले बनाया जाता है या उसके बाद इंप्लीमेंट होता है, या पहले इंप्लीमेंट फिर बनाया जाता है? बताना मुझे क्या होता है। क्या पहले लागू करते हैं आप लोगों पर या फिर बनाते हैं? इज इट सो? बोलो बोलो बोलो, दिल की बातें खोल कर बोलो बेटा। हाँ पहले बनता है बाद में अप्लाई। वेरी गुड, हाँ जी सर, वेरी, अरे नहीं नहीं सर ऐसे, हाँ वेरी गुड गुनगुन, बहुत अच्छे, वेरी गुड अनुष्का, एग्जैक्टली ईशान, एग्जैक्टली। तो इसीलिए पहले डेट क्या लिखेंगे? फॉर्मेशन डेट। आओ, वेरी गुड पीयूष, शालू वेरी गुड, आओ तो लिखो बेटा, लिखो, लिखना शुरू करते हैं। दिस एक्ट वॉज फॉर्म्ड ऑन, लिखना शुरू करो। दिस एक्ट वॉज, कौन सा एक्ट की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं, ज्योति वेरी गुड बेटा, शाबाश। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वॉज फॉर्म्ड ऑन, कब बना? लिखो, 25 अप्रैल 1872, 25 अप्रैल 1872 में ये एक्ट बनाया गया। अब बनाया गया तो उस टाइम किसने बनाया? आओ बात कर लो, लिखो इसके नीचे, वॉज फॉर्म्ड ऑन दिस डेट, कैसे बनाया गया? लिखो, बाय दी, किसने बनाया? लिखो, बाय दी प्री लेजिस्लेचर, क्या लिखवा रहा हूं नोट करते रहो, समझाऊंगा। प्री लेजिस्लेचर ऑफ प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, क्या लिखवाए जा रहे हो तुम? लिख लो, समझा तो मैं दूंगा बेटा। प्री लेजिस्लेचर ऑफ प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, वो भी कैसे? लिखो, आफ्टर रिसीविंग, ये लाइन नोट करना, आफ्टर रिसीविंग द एसेंट, एसेंट का मतलब होता है सहमति को बोलते हैं। एसेंट इज ए लीगल वर्ड विच मीन्स दैट सहमति को बोलते हैं। एसेंट मतलब लिख लो सहमति, सहमति मिलने के बाद, बाय द एसेंट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। उस टाइम इंडियन पार्लियामेंट थी क्या? नहीं सर, कौन सी थी? उस टाइम थी ब्रिटिश पार्लियामेंट। और लेटर ऑन, बाद में किसने बनाया? इंडियन पार्लियामेंट। एज यू ऑल नो, इंडिपेंडेंस के बाद में हमारी गवर्नमेंट के पास एक ऑप्शन था कि वो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए सारे एक्ट में से किन इन एक्ट्स को इंडिया पर एप्लीकेबल करे, इंडिया में कंटिन्यू करे इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद में वो किन किन एक्ट को इंडिया पर कंटिन्यू करे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न था। और इसी प्रश्न को दूर करने के लिए हम बात करने वाले। एक मिनट रुकना बेटा, सिर्फ एक सेकंड रुकना, सिर्फ एक सेकंड। हाँ जी, तो क्या बोला भैया? उनके पास ऑप्शन था कि कौन कौन से एक्ट को कंटिन्यू किया जाए। तो पहली बात क्या निकल के आती है? आओ स्टार्ट करते हैं और सुनना शुरू करते हैं यहीं से और समझना स्टार्ट करते हैं। तो बात बताओ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कब बनाया गया? डेट थी 25 अप्रैल 1872। 25 अप्रैल 1872 को यह एक्ट बनाया गया। किसने बनाया था? आओ बात कर लो। बाय द प्री लेजिस्लेचर। बेटा प्री का मतलब होता है पहले, हमें पता है सर, कुछ नया बताओ। प्री मतलब पहले, लेजिस्लेचर का मतलब लिख लो, लेजिस्लेचर का मतलब क्या? लिखो, इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ पर्सन। लिखो, नोट करो ताकि तुम्हें याद रहे। द ग्रुप ऑफ पर्सन हु फ्रेम्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस
जो रूल रेगुलेशन मतलब जो लॉ बनाते हैं उन लोगों के ग्रुप को कहा जाता है लेजिस्लेचर। आज इंडिया में कौन सा है? इंडियन पार्लियामेंट, एज यू नो दिस, मिनिस्ट्री है ना। तो बात क्या आती है? प्री लेजिस्लेचर, वो भी किसका? ऑफ प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिया की आजादी से पहले जो लेजिस्लेचर वर्क करता था उन्होंने ये लॉ बनाया था। एज यू नो किसने बनाया था? और लिखा है आफ्टर रिसीविंग द एसेंट, किसकी सहमति मिलने के बाद? भैया कॉमन बात है, बच्चे को पता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट की परमिशन, अनुष्का अभी ज्वाइन कर रही है, एक सेकंड रुको सर। ब्रिटिश पार्लियामेंट की सहमति लेने के बाद प्री लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया ने, प्री इंडिपेंडेंस से पहले, इंडिपेंडेंस से पहले की बात कर रहे हैं, जो पहले आपका कानून बनाने के लिए जो कमिटी थी, जो पर्संस थे अंडर द ब्रिटिश पार्लियामेंट, उन लोगों ने इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट से परमिशन लेने के बाद इसे 25 अप्रैल को बनाया था। खुशी अभी, अरे क्या कर रहे हो तुम? क्लास ज्वाइन कर रहे, क्या कर रहे हो? सुनो, अब सुनो तो बताओ, ये मीनिंग क्लियर हुआ कि आपका एक्ट कब बना था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब बना था? डेट याद रहेगी और किसने बनाया था? बोलो बोलो, याद रहेगा? हाँ जी, यस यस पीयूष, ओके। तो अनुष्का सर आपने डिस्कनेक्ट हो गया, अच्छा अपने आप डिस्कनेक्ट, ओके। वैष्णवी वेरी गुड, श्रेया, अनुष्का जवाब दो, बाकी बच्चे भी। हाँ एग्जैक्टली सर। अब बताओ, लो तो बन चुका, एक्ट तो बन गया 25 अप्रैल को, बट ये वेरी गुड गुनगुन, ईशान वेरी गुड, लेकिन ये जनरल पब्लिक पर कब एप्लीकेबल हुआ? तो लिखो सेकंड लाइन, लिखो दिस एक्ट, एक्ट कौन सा? अंडरस्टूड है भैया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। दिस एक्ट, ध्रुव ओके एक सेकंड, कह रहा दिस एक्ट केम इनटू फोर्स, लिखो। और प्लीज अब से ध्यान रखना, जिन लीगल वर्ड्स के मैं और मीनिंग बताऊंगा उन्हें जरूर, अरे वाह रितु बेटा वेरी गुड। दिस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1 सितंबर 1872, 1 सितंबर को यह एक्ट एप्लीकेबल हो गया था। अब बच्चे बोलते हैं सर ये फोर्स का मतलब क्या होता है? जनरली एक मन में हमें पता है सर, हमें पता है, लेकिन फिर भी बताऊंगा मैं इस फोर्स का मतलब क्या। एक बात ध्यान रखना, कीवर्ड्स लिख रहे हैं, मीनिंग उसका, ओके ठीक है। हाँ जी श्रेया, सुनो सर ये फोर्स का मतलब क्या होता है? आज के बाद याद रखना, फोर्स के प्लेस पर कौन कौन से वर्ड तुम्हें मिल सकते हैं, याद रखना भैया, नोट करो इसको। फोर्स के प्लेस पर आपको लिखा मिल सकता है एनफोर्समेंट या एनफोर्सिएबल, लिखो एनफोर्सिएबल कहते हैं इसको, इसी को बोलते हैं एप्लीकेबल, और इसी को बोलते हैं भैया क्या? परमिटेबल। और सबसे इजी वर्ड याद रखने वाला कौन सा है? परमिटेबल। लॉ में लिखा हुआ बुक्स में कौन सा मिलेगा? बुक्स में मिलेगा एनफोर्सिएबल। तो अब इसका मतलब समझना भैया, एक्ट बनाया 25 अप्रैल को, बट जनरल पब्लिक पर जिस दिन अप्लाई होता है, रिपीट कर रहा हूं, जिस दिन आप लोगों पर अप्लाई हो गया ना, बोला आज के बाद तुम सब लोगों पर ये कानून अप्लाई होगा, ये लॉ अप्लाई होगा, ये रूल एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल होंगे, आपको फॉलो करने पड़ेंगे, उस दिन कहा जाता है भैया, उस दिन को बोलते हैं एनफोर्समेंट डेट, उसी को बोलते हैं फोर्समेंट डेट, उसी को बोलते हैं परमिटेबल डेट। जिस दिन से लॉ को परमिशन मिल जाए और वो जनरल पब्लिक पर अप्लाई हो जाए। बोला भैया क्या? जिस दिन आपका कानून जनरल पब्लिक पर एप्लीकेबल हो जाता है, उसको कहा जाता है, उसको बोलते हैं एनफोर्समेंट। क्या बोलते हैं? एनफोर्समेंट। बोलो, दो बातें याद रहेंगी, हाँ है ना? बोलो बोलो, यस सर नो, जवाब दो। क्या दो बात याद रहेंगी? कब बना और आपके पास भी ये एक्ट कब बना, और इसका एनफोर्समेंट की बात याद रहेगी? यस यस यस, याद रहेगा, याद रहेगा। चले आगे बढ़े। एग्जैक्टली सर, चले सर। एक छोटू सा डाउट है, एक्ट का ईयर जो होता है वो फॉर्मेशन वाला होता है या एप्लीकेबल वाला? तुसी जैन बेटा, मैंने जो ऊपर मेंशन किया, फॉर्मेशन का होगा या फिर अमेंडेड पार्ट का होगा? क्या बोला? या तो फॉर्मेशन वाला होगा या आपके पास में इवन मैक्सिमम पार्ट में क्या होता है, हम फॉर्मेशन लेके चलते हैं, लेकिन अगर कुछ चेंजेस करके बाद में उसे अप्लाई किया गया मेजर अमेंडमेंट करके, तो दैट ईयर विल बी कॉल्ड एप्लीकेबल ईयर। ठीक है तुसी बेटा, ओके। चले आगे बढ़े, आओ आगे आते हैं। चलो चलो चलो, नोट करना है क्या आप लोगों ने? इसको नोट करना है, इस पार्ट को। गुनगुन जिनकी फर्स्ट क्लास है, गुनगुन, ध्रुव, ईशान, बताइए बेटा मुझे ये पार्ट नोट करना। आगे बढ़े, ध्रुव, ज्योति, कनिष्क, खुशी, पीयूष, रितु, नोट हो गया? अरे वाह बेटा, तुमसे तेज कौन? तुमसे तेज कोई नहीं। आओ आगे लिखो इसमें। अब बात आती है आगे की। सर पूरी स्क्रीन नहीं आ रही। ध्रुव पूरी स्क्रीन नहीं आ रही मतलब? नहीं बेटा, कंप्लीट स्क्रीन है यहां से। ध्रुव स्क्रीन पूरी है बेटा, यहां से कंप्लीट स्क्रीन जा रही है, यहां से चेक करो, देखो स्क्रीन कंप्लीट आप लोगों को।
हाँ कंप्लीट है ध्रुव। अच्छा लैपटॉप पे नहीं आ रही, उसे मिनिमाइज एक बार क्लोज करके दोबारा चालू कर, है ना? हाँ ओके, आओ आगे बात करते हैं भैया। नेक्स्ट की याद करते हैं। अब भैया एक्ट तो बन गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया, अप्लाई भी हो गया। अब बात करते हैं कहां कहां पर एप्लीकेबल हुआ, कहां कहां पर एप्लीकेबल हुआ। आओ लिख लो इसके बारे में, लिख लो एज पर सेक्शन नंबर 1, लिखो दिस एक्ट। कौन सा एक्ट? जब मैं एक्ट लिख रहा हूं इसका मतलब देखो, एक्ट का एक नाम और भी होता है, याद रखना, इसको होता है स्टैच्यूट। क्या बोलते हैं? स्टैच्यूट, STATUT, स्टैच्यूट इज कॉल्ड एक्ट, इसको एक्ट कहा जाता है। बोला दिस एक्ट इज एप्लीकेबल, लिखो। अभी तो बेसिक पता चल रही है, मजा आएगा आगे। अभी तो दिस एक्ट इज एप्लीकेबल, क्या लिखूं बताना? टू द होल ऑफ इंडिया, टू द होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया पर लिखो, इंक्लूडिंग, अब क्या लिखो? इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सर ये क्यों लिखा आपने? अरे बताता हूं, रुको एक सेकेंड। द स्टेट ऑफ JNK, कैसे कब? लिखो नीचे, लिखो आफ्टर द रिमूवल ऑफ। अब क्या हो गया? हम जानते हैं सर, हम जानते हैं, बच्चे बच्चे को बता, आप क्या बताओगे? आफ्टर द रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किसका? ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक बार नोट कर दो, समझाता हूं फिर आपको मैं। ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है? सुनना ध्यान से बात को, क्या कह रहा है? सुनना। ये एक्ट, कहानी सुनना, अक्सर ये बात पूछी जाती थी, कही जाती थी, इंडिया पर एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अंदर। अब जो बोल रहा हूं सुनना ध्यान से बात को, जिनको पता है वो भी सुनेंगे, जो नहीं पता वो भी सुनेंगे। हाँ हाँ ऐसे ही करेंगे। हाँ एग्जैक्टली, कह रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अंदर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 370 जो था, अब मैं था कह रहा हूं इसको। ये आर्टिकल 370 क्या था बेटा? ये आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को एक स्पेशल राइट दिया, एक स्पेशल प्रिविलेज था। हुआ क्या? सुनना कहानी बात ध्यान से, कहानी सुनो ध्यान से, समझ में आएगी। कहानी ये थी, जिस वक्त पर ये मुद्दा बड़ा गहरा था, गहन था, इंडिपेंडेंस से पहले की बात कर रहा हूं, इंडिपेंडेंस के टाइम की बात कर रहा हूं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते समय की बात कर रहे हैं। हुआ क्या था? जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग थे, ये लोग चाहते थे कि हमारे पास में हम पाकिस्तान का पार्ट बने, हम पाकिस्तान का पार्ट बने। लेकिन हुआ क्या? क्योंकि आपकी कंट्री में दो हिस्से ऐसे थे, रिपीट कर रहा हूं सुनना ध्यान से, हमारी इंडिया के अंदर दो हिस्से ऐसे थे जिसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट ने बड़ा ही अच्छा गेम खेला। एक था हैदराबाद और एक था जम्मू एंड कश्मीर। सुनना कहानी ध्यान से, एक था हैदराबाद और एक था जम्मू एंड कश्मीर। सर हैदराबाद के निजाम और जम्मू एंड कश्मीर के राजा, हैदराबाद के जो निजाम थे वो चाहते थे कि भैया सिंपल सी बात, हम इंडिया का पार्ट हम क्यों बने, हम तो नहीं बनेंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें कन्विंस करने के लिए कि या तो पाकिस्तान, क्या बोल रहा है, उस जब डिवीजन की बात चल रही थी तो पाकिस्तान कह रहा था हमें एक पार्ट हम लेंगे, या तो हैदराबाद हमारे पास में होगा या जम्मू एंड कश्मीर हमारे पास में होगा। और हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने इस बात पे एग्री कर लिया उस टाइम पे कि बोला ठीक है, काम करते हैं, हैदराबाद इंडिया का पार्ट रहेगा बट जम्मू एंड कश्मीर पे सोच लेंगे हम बात। जम्मू एंड कश्मीर को जो कन्विंस कर लेगा उसके पास हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। हैदराबाद को इंक्लूड कर लिया, निजाम को मना के निजाम हैदराबाद को इंक्लूड कर लिया इंडिया के अंदर। लेकिन हुआ क्या? जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर एक बड़ा ही गहन मुद्दा छिड़ा, और यह छिड़ा कि सर गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शन थे, या तो जम्मू एंड कश्मीर के राजा से ही बात की जाए, उसे कन्विंस किया जाए कि जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया का पार्ट बनाया जाए। लेकिन वो लोग, वहां के लोग किसके फेवर में थे? वो पाकिस्तान के फेवर में थे कि हम तो पाकिस्तान का पार्ट बनेंगे। और इसीलिए बात बड़ी लंबी चलती रही आज तक। तो क्या किया इंडियन गवर्नमेंट ने? वहां के राजा को एक स्पेसिफिक राइट दिया, बोला आज के बाद में हम आपको एक स्पेशल प्रिविलेज दे रहे हैं, प्रिविलेज एक स्पेशल राइट दे रहे हैं। क्या राइट दे रहे हैं? ये राइट दे रहे हैं कि आज के बाद, कब की बात कर रहा हूं? तब की बात कर रहा हूं, इंडिपेंडेंस के टाइम की बात कर रहा हूं। बोला आज के बाद में जब भी इंडिया पर कोई भी कानून बनेगा, कोई भी एक्ट बनेगा, कोई भी रूल रेगुलेशन डिसाइड किया जाएगा, वो एक्ट जब तक जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट गवर्नमेंट उसे अलाउ नहीं कर देगी, उसे अप्लाई नहीं कर देगी, वो JNK गवर्नमेंट पर अप्लाई नहीं होगा, वो JNK स्टेट पर अप्लाई नहीं होगा, बाकी इंडिया पर अप्लाई होगा। ये बड़ी बात थी उस टाइम पर। और इस बात को सुनने के बाद वहां के पर्सन ने भी, राजा ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया था, और यही होता आया था आज तक। और इसको नाम दिया गया था आर्टिकल 370 which provided a special right to the Jammu and Kashmir government।
और ये मिलता रहा। लेकिन अब आप जानते हैं बेटा, बीजेपी के अंडर में ये वाला राइट, ये आर्टिकल हटा दिया गया। एंड आफ्टर द रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 नाउ, अब से सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी एक्ट बनाएगी, जो भी कानून बनाएगी, वो सारे के सारे हमारे जम्मू एंड कश्मीर पर भी अप्लाई होंगे। बाकी स्टेट पे तो होते आए आज तक, पर उस पर भी अप्लाई होंगे। इसीलिए कहा जाता है नाउ दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। याद रहेगा? बोलो क्लियर है? समझ में आया? बोलो यस सर नो, जवाब दो। बोलो बोलो बोलो। हां जी, रितु, शालू, शिवानी, सौरभ, श्रेया, तुलसी जैन, वैष्णवी, गुनगुन, ध्रुव, वेरी गुड। अरे यस 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 यस, वेरी गुड वेरी गुड, वेरी हो गया सर। लास्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो इसके अंदर। अब एक लाइन आती है कि सर ये एक्ट कब तक? लिखो दिस एक्ट इज हैविंग, ये डज नॉट हैव लिखो, दिस एक्ट डज नॉट हैव, नोट करना क्या लिखवा रहा हूं, लिखो रेट्रोस्पेक्टिवली। और कुछ भी क्लियर ना हो प्लीज मेंशन कर देना कि ये समझ में नहीं आया। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। फिर ये रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है? अरे मैं लिख देता हूं, फिर बात कर लेंगे। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है बेटा रिलेटिंग टू पास्ट। किसको बोलते हैं? रिलेटिंग टू पास्ट। हर वो चीज, ये वर्ड आपके लो में काफी बार घूम घूम के आएगा। सर जी ऐसे की अच्छी रिवीजन हो जाएगी। हाँ अनुष्का, अरे हाँ, अरे यस सर। आज तक ये बड़ी बात निकल निकल के आती रही कि सर रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है। ये रेट्रोस्पेक्टिव वर्ड आपके लो में बहुत जगह आने वाला है, बहुत जगह पे आने वाला है। इवन आपके चैप्टर आएगा, माइनर वाला टॉपिक आएगा, वहां भी आने वाला है। सर ये क्या टॉपिक है? रिलेटिंग टू पास्ट मतलब कह रहा है रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब है जिसका कनेक्शन पास्ट से हो। लेकिन हमने क्या लिखा है यहां पर, इस एक्ट का रिलेशन रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बनाया गया। एक जवाब देना मुझे, अगर पहले एग्जांपल के लिए मैं कहता हूं पहले किसी साल में अगर मान लो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग 500 रुपए का फाइन था और आज वो फाइन 5000 रुपए का हो गया, तो 500 लेके चलोगे, 5000 लेके चलोगे? ध्रुव बेटा हमने स्टार्ट किया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। बेटा ध्रुव, वी हैव स्टार्टेड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अभी हमने स्टार्ट किया बेटा, ठीक है? तो हम डिस्कशन कर रहे हैं, बेसिक बात कर रहे हैं अभी डेफिनेशन पे नहीं आया हूं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ईशान, वेरी गुड। एग्जैक्टली क्या बोला भैया? 5000 ले। सिंपल सी बात ना, पहले क्या था उससे क्या मतलब बनता है? अब जो चल रहा है, जो आगे आएगा उसको लेके चलोगे ना। तो इसीलिए लिखा जाता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है, डज नॉट हैव, नहीं है। तो मतलब कौन सा है? कह रहा सर लिखो इसके नीचे, दिस एक्ट इज हैविंग, ये क्या है? इज हैविंग, इसलिए बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। सिंपल सी बात ना भाई, एक बात बताना, अगर लॉ में कोई भी चेंज हो गया, अगर कानून में कोई भी बदलाव आ गया, तो जो चेंज हो गया उसको लेके चलोगे, जो पीछे था उसको लेके चलोगे? जवाब देना। बोलो बोलो बोलो, कौन सा होगा? बोलो बोलो जोर से। हां जी, जो चेंज हो गया। अनुष्का वेरी गुड, बाकी बच्चे रिप्लाई करो। ईशान वेरी गुड, जो चेंज हो गया। गजब, अरे वाह, ओ बेटे मौज कर दी। गुनगुन वेरी गुड, शिवानी, तुसी जो चेंज हो गया। पीयूष, खुशी वेरी गुड, चेंज हो गया। अनुष्का वेरी गुड, ओ बेटे मौज कर, एग्जैक्टली। ध्रुव वेरी गुड, जो चेंज हो गया। समझ में आ गया? तो ये बात सही लिखी हुई है, इसको लेके वैष्णवी वेरी गुड बेटा। सब 5000 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि वैष्णवी उसको लेके चलोगे जो चेंज हो चुका। मैंने बोला पहले 500 था, अब 5000 हो गया। कौन सा लेके चलोगी? बता मुझे वैष्णवी। चाटा खाएगी यहां से, जल्दी बोल, कौन सा लेके चलेगी? अगर बहुत पहले 500 रुपए कोई फाइन था, अब 5000 लेके चलेगी ना, कॉमन सेंस है, जो अब हो गया। प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है? जो आगे आया। क्लियर हो गया? तो ये बात थी बेटा, कुछ बेसिक बातें आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लेके। बट अभी तक मैंने आपसे ये डिस्कशन नहीं किया कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट क्या है, इनकी बात अब आने वाली है। तो आइए बात करते हैं अपने सेक्शन की कहानी की। सेक्शन नंबर 1 इज द एप्लीकेबल सेक्शन। अब बात आते हैं नेक्स्ट नंबर 2 की। नोट हो गया पार्ट? नोट करना है क्या? ये नोट करना है, आगे बढ़ूं? बोलो बोलो, डन। सो इट मींस 1892 से पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट को इफेक्ट नहीं करेगा। नहीं करेगा बेटा, एग्जैक्टली, यस, वेरी गुड। हां सर, डन 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 डन। हां जी ज्योति, गुनगुन, ठीक है, ओके, चले आगे। आइए अब हेडिंग बनाओ भैया प्यारी सी। अब ये अब दो ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर हम फर्स्ट यूनिट कर रहे हैं, अरे कर लेंगे हम, तो कोई दिक्कत नहीं, हम रीडिंग कर लेंगे, हम पढ़ लेंगे। आई एम ऑलवेज सेइंग दिस, मैं हमेशा ये बात बोलता हूं सबको। यूनिट नंबर 1 आपका फंडामेंटल यूनिट है, इसी में सब कुछ लिखा हुआ है।
पूरा बिजनेस लॉ का बेस तभी क्लियर होगा जब आपका यूनिट नंबर 1 स्ट्रांग होगा। सर क्यों कह रहे हो ऐसा? खुद चेक कर लो। जब तक तुम्हें यह नहीं पता ऑफर क्या, एक्सेप्टेंस क्या, प्रोमिस क्या, प्रोमिजर क्या, कंसिडरेशन क्या, एग्रीमेंट क्या, वॉइड क्या, वैलिड क्या, वॉइडेबल क्या, तब तक तुम कैसे डिफरेंशिएट करोगे अपने क्वेश्चंस के अंदर कि वो क्वेश्चन वॉइडेबल है, वैलिड है, या कोई केस स्टडी क्वेश्चन को कैसे डील करोगे? हालांकि आपको बता चुका हूं आपको मैं, हमारे पास में केस स्टडी क्वेश्चन को डील करने के लिए हमारे कॉमन पैटर्न्स हैं। जिन बच्चों को यह दिक्कत आती है कि हम केस स्टडी क्वेश्चन को लिख नहीं पाते, एग्जाम में रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, पहचान नहीं पाते, लर्न नहीं कर पाते, मेमोराइज नहीं कर पाते, उन सब के लिए कॉमन पैटर्न क्या है? अरे रितु ने नाम भी लिख दिया, एनएसपीसी। यस, एनएसपीसी, नेम, स्टोरी, प्लेंटिव एंड कोर्ट जजमेंट। एग्जाम्पल लिखने नहीं आते, वी आर हैविंग ए टेक्निक एनएसपीआर। एनएसपीआर आंसर लिखना नहीं आता लीगल लैंग्वेज में, वी हैव ए टेक्निक। इन शॉर्ट, उस कॉमन टेक्निक को यूज करके फाउंडेशन, इंटर, फाइनल किसी भी लेवल पर आपको लॉ में दिक्कत नहीं आने वाली। एक कॉमन पैटर्न और पूरा काम आगे आसानी से निकलेगा। वेरी गुड, सबको याद? हाँ जी, चलिए आइए। हाँ पढ़ा, इसका मतलब आप लोगों ने? हाँ सर हमसे पढ़ा। चलो आओ लिखते हैं। तो हेडिंग बनाओ बेटा, नंबर 2 डेफिनेशन। और प्लीज अब मैं चाहूंगा डेफिनेशन वाले पार्ट को बड़े ही शिद्दत के साथ पढ़ना। लग रहा है कि वो सिंपल सिंपल है, सिंपल नहीं, ऐसे नहीं करना। वैष्णवी डिस्टर्बेंस हो रहा है बेटा, किसी का माइक ऑन है, शायद किसी का माइक ऑन है इसलिए डिस्टर्बेंस हो रहा है आपको। ओके चले आओ। तो भैया अब मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें एबीसीडी आती है? कैसी बात कर रहे हैं सर, बताओ आती है क्या तुम्हें एबीसीडी? मुझे जानना है, मुझे सीखनी है तुम लोगों से। शिवानी पायल बजा रही है। शालू बताओ, शालू कह रही शिवानी पायल बजा रही है। तुम्हें एबीसीडी आती है? मुझे सिखा दोगे? पक्का सिखा दोगे ना? ईशान हाँ सिखा देंगे सर, अनुष्का सिखा देंगे, आती है सर जी। मुझे सिखाओ, गुनगुन सिखाओगी ना? हाँ सिखाओ। चलो मुझे एबीसीडी सिखाओ। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, है ना? आओ लिखते हैं। मैं तुम्हारी अल्फाबेट लिख रहा हूं, मुझे सिखाओ। चलो, और तुम्हें बातों बातों में पूरी डेफिनेशन सिखा दूंगा मैं। तुम मुझे एबीसीडी दिखा दो। ध्रुव हाँ सिखा दो। आओ। ए फॉर एप्पल, स्मॉल लिख रहा हूं, स्मॉल वाली सीखी, छोटी वाली चाहिए मुझे, छोटी वाली एबीसीडी, ठीक है? हाँ जी। ए से एप्पल, बी से बड़ा एप्पल, सी से छोटा एप्पल। हाँ जी। तो ए फॉर एप्पल, दूसरा लिखता हूं बी, ए फॉर एप्पल, बी, सी, डी, ई, एफ, यहां लिखता हूं जी, एच, आई, जे, के एंड एल। बस एल तक सीख दिए मुझे तो मेरी एबीसीडी एल तक सीखनी है भैया। मुझे लो के लिए एल तक एबीसीडी चाहिए। तुम्हें आती है ना? यहां तक सिखा दोगे मुझे? एबीसीडी ई एफ जी एच आई जे के एल। सर क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बताता हूं क्या कर रहा हूं। डेफिनेशन के सेक्शन याद करवा रहा हूं। कैसे याद करते हैं? चले सीक्वेंस में बनाते हैं सेक्शंस को, ठीक है? अब मुझे बताओ डेफिनेशन को कौन से सेक्शन में बताया गया है? डेफिनेशन का सेक्शन नंबर कौन सा है? जवाब दो, बोलो बेटा बोलो। हां जी, सेक्शन नंबर 2। ना ना पीयूष, ए नहीं है, सेक्शन नंबर 2। डेफिनेशन का मेन सेक्शन बताओ सारे, जल्दी बोलो। विच इज द, पढ़ना नहीं है, प्रिपरेशन करनी है, सीखना साथ साथ में। पढ़ने थोड़ी आए हो, प्रिपरेशन करने आए साथ साथ में, टाइम थोड़ी वेस्ट करना है। सेक्शन नंबर 2 इज वेरी गुड गुनगुन, वेरी गुड पीयूष। सेक्शन नंबर 2 इज द मेन सेक्शन। यस अनुष्का, ना 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 ना। सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशन का सेक्शन है, रिमेंबर। अब मैं नाम लिख रहा हूं, ठीक है? अब एक कहानी बताऊंगा, फिर बताना मुझे, ठीक है? चलो आओ बात कर लेते हैं। अब नाम लिखना स्टार्ट करो मेरे साथ में। ए के सामने लिखो ऑफर, इसी को कहते हैं प्रपोजल। अभी मैं कहानी सुनाऊंगा इसके ऊपर पूरी, और कहानी में पूरी याद हो जाएगी तुम्हें। फर्स्ट लिखो, ए के सामने लिखो ऑफर एंड प्रपोजल। दूसरा लिखो एक्सेप्टेंस, बी के सामने लिखो एक्सेप्टेंस एंड लिखो इसमें प्रोमिस। सी के सामने लिखो प्रोमिजर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये है बड़ा, लगता बड़ा इजी है, बट इसी के अंदर घूमते रहते हैं हम लोग। आओ, डी में लिखो कंसिडरेशन। ओ अब आइडिया लगा क्या कहना चाहते हो आप। ई में लिखो एग्रीमेंट, ई में लिखो एग्रीमेंट। ई के बाद एफ में लिखो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। अच्छा सीक्वेंस बना दिया। हां मैं भी तो वही बोलूं, तुमने बना दिया, मैंने कुछ नहीं किया। एफ में लिखो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। जी में लिखो वॉइड एग्रीमेंट, जी में लिखो वॉइड एग्रीमेंट। एच में लिखो कॉन्ट्रैक्ट, आई में लिखो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट।
हम बहुओं की बात करेंगे, बेटी बहू की बात होगी यहां पर। आई में लिखो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जे में लिखो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इसमें लिखो, के में लिखो प्लेंटिफ। जो पर्सन केस डालता है प्लेंटिफ बोलते हैं, और जिस पे केस डालता है तो बोलते हैं डिफेंडेंट। बस बेटा बस, तुम्हारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जितने भी नाम आने वाले हैं वो यही वाले हैं। तुम्हारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जितने भी नाम आने वाले डेफिनेशन के वो पार्ट यही है। और चेक करो, यही तो तुम्हारे अपकमिंग चैप्टर्स हैं। याद करो, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, याद आया है ना? हाँ हाँ हाँ, अभी आएगा पॉइंट, अभी आगे आता हूं, रुको ध्यान से। अब फोकस सामने, एक बार सुनना ध्यान से बात को, एक बात सुनना मेरी। मेन सेक्शन कौन सा? सेक्शन नंबर 2। अब मैंने बोला सेक्शन नंबर 2 के अंदर, सेक्शन नंबर 2 इज अबाउट द डेफिनेशन सेक्शन। सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशन का सेक्शन है, और ये सारी डेफिनेशंस हैं, और ये सारी की सारी डेफिनेशंस हैं। सुनो ध्यान से, तो जवाब दो बेटा मुझे, अगर सेक्शन 2 मेन सेक्शन है और ABCD ये सारे उसके पार्ट्स हैं, तो मेरा सेक्शन कैसे बनेगा? फोकस सामने। तो क्या मैं बोलूं कि भैया सेक्शन नंबर 2 और ब्रैकेट में लिखूं A? बोलो यस सर नो। आगे बोलूंगा सेक्शन नंबर 2, आगे बोलो सेक्शन नंबर 2 ब्रैकेट में B। इसको कैसे पढ़ते हैं? सुनो ध्यान से, एक बात सुनना ध्यान से बात को। जब आप ब्रैकेट में स्मॉल लिखते हो अल्फाबेट ब्रैकेट में, इसे बोलते हैं सब सेक्शन। क्या बोलते हैं? सब सेक्शन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड सब सेक्शन। तो बोलूंगा सेक्शन 2 सब सेक्शन A। क्या बोलूंगा? बोलते नहीं हो चैप्टर 1 का ये वाला पार्ट, बोलते हैं ना सब सेक्शन A, ऐसे बोलते हैं। अगर ऐसे लिखो क्या बोलोगे? इफ हम राइटिंग सेक्शन 2A कैपिटल लिखा तो क्या बोलोगे? इसे सब सेक्शन नहीं बोलते, इसे बोलते हैं सेक्शन 2A बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्शन 2A ब्रैकेट में है, इट इज कॉल्ड सब सेक्शन। याद रहेगा? तो मतलब उसका पार्ट है, इसलिए बोलते हैं सब सेक्शन बोल रहे हैं। समझ में आ गया? तो बताओ भैया बाकी सेक्शन तुम अपने आप याद करो। बोलो बोलो, सिखाओ मुझे, मुझे सीखना है। टीचर 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 सिखाओ, आओ सिखाओ, हमें याद है, आओ सिखाते हैं। बताओ अगला क्या लिखूं? सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन C। ओ सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन D। याद हो गया? सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन E। याद हो रहा है? हाँ। सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन F। सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन G। सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन H। सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन I ब्रैकेट क्लोज। सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन J। अभी मैं लिख रहा हूं, चेक करूंगा उसके बाद में, ठीक है? K। और लास्ट वाला कौन सा? सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन L। बताओ बेटा सेक्शन याद हो पाएंगे? ABCDEFGHIJKL। याद हो गया? यस गुनगुन, यस अनुष्का, यस हो गया हो गया हो गया। तो सेक्शन याद करने का सिंपल तरीका ABCD याद कर लो, दैट्स इट। और सीक्वेंस में क्या आ गया? और सीक्वेंस में कहानी बनाएंगे अब हम। अभी हम बनाएंगे कहानी, ठीक है? जिन बच्चों के पास बुक नहीं है उन्हें बुक मिल जाएगी बेटा। एंड ये हमारी बुक रही, ये हम हैं, ये हमारी बुक है, और हम इसमें से पढ़ने वाले हैं। पता है तुम्हें? इस बुक में मैंने आप लोगों को, ये बात आपको पता होगा पहले से, दिस बुक इज अवेलेबल ऑन Amazon, फ्लिपकार्ट, इज ईच एंड एवरी प्लेस। और इंडिया की लीडिंग पब्लिकेशन इस बुक को पब्लिश किया भरत लो हाउस ने, भरत पब्लिकेशन ने। इस बुक का प्लस पॉइंट ये है बेटा, इस बुक को इस तरह डिजाइन किया गया कि आपके ICI के स्टडी मटेरियल को पूरा कवर किया, इसमें स्कैनर के पार्ट को कवर किया, जितना भी पार्ट है सब इसमें कवर है। और यहां पढ़ाई हो रही है, हाँ निधि से क्लास हो रही है, वेरी गुड। यहां देखो ध्यान से, सभी एक्ट के बारे में, सभी एक्ट के बाद में आपको मैंने क्या नया दिया इस बुक के अंदर? BCA वाला पार्ट भी इस बुक के अंदर है। इसके अलावा पास्ट एग्जाम के जो भी क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं उन सबके सजेस्टेड आंसर्स और क्वेश्चन पूरा इसके अंदर है। इवन दिसंबर वाला भी है, अब और डाल दूंगा इसके अंदर। उसके बाद क्वेश्चन बैंक दिया है। दिस बुक कवर ऑलमोस्ट मोर देन 5000 क्वेश्चंस। और ये 5000 क्वेश्चन सिर्फ आपके ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं। एग्जाम में पेपर कौन सा आने वाला? ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। लो कैसा आएगा? हाँ लो पेपर कौन सा आएगा? रितु क्या पूछ रहे हो बेटा? बताओ। रितु बेटा आपको बुक मिल जाएगी, मिल जाएगी बेटा। मैं समझ गया आपकी बातों को, आपने ऐसे उठाया मैं समझ गया रितु। डन डन बेटा, पक्का श्योरिटी से मिल जाएगी। वेरी गुड पीयूष, ईशान, गुनगुन, रितु। तो भैया जब आएगा पेपर सब्जेक्टिव तो करना भी कौन सा है बताना मुझे? तैयारी भी कैसी होनी चाहिए क्वेश्चन की? सब्जेक्टिव ही होनी चाहिए। इसके बाद मैंने इसमें दिया 1 डे रिवीजन, पूरे बिजनेस लॉ को मिनिमम 15 से 20 मिनट में तैयार।
उसके बाद एमसीक्यू कंसेप्ट भी दिए हैं, कुछ कंसेप्ट, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इसमें दिए हैं मैंने, कौन से वाले पार्ट पे, सब्जेक्टिव दिए हैं। हाँ जी सर, वेरी गुड ध्रुव, सेक्शन सेगमेंट बनाकर लास्ट के अंदर। अब सुनो ध्यान से, आता हूं पहले पार्ट में। तो जो तुमने पढ़ा है वो ये रहा, ये हम पढ़ चुके हैं और ये हम पढ़ने वाले हैं, है ना, यही ना, ये हम है, ये हमारी बुक है और हम पढ़ने वाले हैं। तो ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रोमिसर, प्रोमिसी, कंसीडरेशन, एग्रीमेंट, सेक्शन नंबर 2 चेक करो। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, वॉइड एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल, वॉइड, प्लेंटिव, डिफेंडेंट। आओ तो पढ़ाता हूं क्या है पार्ट। अनुष्का बेटा उसके अलावा क्वेश्चन बैंक में डाल रखे क्वेश्चन मैंने, 66 क्वेश्चन कंपनी एक्ट में है। हां, 2 पार्ट्स में है, केस क्लोज क्वेश्चंस हैं। हर एक चैप्टर के एंड में, हर एक चैप्टर में आपको 2 पार्ट मिलेंगे। एक तो मिलेगा ऑथर नोट, और जैसे ही चैप्टर खत्म होगा, जहां भी आपका केस स्टडी और केस स्टडी मिलेगा इस पिक्चर के हिसाब से, और जहां पर भी खत्म होगा वैष्णवी बुक का, अरे वैष्णवी मेरी बुक है बेटा, बिजनेस लॉ एंड बीसीआर बाय नितिन भारद्वाज, मेरे नाम से है बेटा। हां, इसके बाद में जैसी, लिसन टू मी, मैं आपको दिखा रहा हूं कि यहां से हम पढ़ने वाले हैं, इसलिए बता रहा हूं मैं सर। जैसे ही खत्म होगा उसके बाद में मैंने आपको दिए केस स्टडी क्वेश्चंस। हर एक चैप्टर में टॉपिक वाइज केस स्टडी क्वेश्चन को डिवाइड किया है। पूरा आईसीआई मटेरियल, आईसीआई मॉड्यूल, पूरा स्कैनर, मार्केट में आने वाली सारी बुक सब कवर किया है मैंने इसके अंदर, और साथ में हिंट दिया है ताकि आपको आंसर पढ़ते पढ़ते आपको आंसर क्या आएगा, आंसर की हिंट दे रखी है मैंने यहां पे। उसके बाद में जब वो कर लोगे तो उसके क्वेश्चन आंसर भी दे रखे हैं। ये हर चैप्टर में मिलेंगे आपको इस तरीके से, भरे पड़े हैं इसके अंदर, ठीक है, और यही आपको चाहिए। तो आओ बेटा वापस आते हैं, लौटते अपनी कहानी पर, आओ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, सुनो सुनो सुनो, डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2, सारे पार्ट उसी के हैं, ऑफर, एक्सेप्टेंस, रिमेंबर। आओ स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 और सिखाता हूं, फोकस सामने, आओ चलो चलो चलो। अब हम एक लेने वाले कहानी। कहानी में क्या आएगा, कहानी में आएंगे बाबू सोना जादू टोना। कौन है तुम्हारी कहानी में, तुम्हारी कहानी में कौन है, सबसे प्यारा हमारा एग्जाम्पल। नाम क्या है इनका, इनका नाम है बाबू सोना जादू टोना। लो बेटा, इसका नाम है बाबू सोना जादू टोना। ये बाबू है, ये सोना है, ये जादू है, लग भी जादू रहा है तो, और इसका नाम टोना है। तो क्या बना, हाँ वेरी गुड, यस, हाँ जी। ओ मेरे बाबू ने खाना खा लिया बेटा, श्रेया खा लिया। ओके, बाबू खाना खाया, श्रेया पूछे तुझसे। आओ बात करते हैं, आओ तो स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं इसको। 4 कैरेक्टर सीखना स्टार्ट करते हैं, बाबू, सोना, जादू, टोना। रिमेंबर, 2 जोड़े हैं भैया, 2 कपल है, इसकी गर्लफ्रेंड है, ये बाबू की गर्लफ्रेंड सोना, जादू की गर्लफ्रेंड टोना। दोनों गर्लफ्रेंड है बेटा, अलग अलग खेल रहे हैं। ये हमारा जोड़ा है, ये हम है, ये हमारा जोड़ा है, ठीक है। ओके चलो, बाबू, सोना, जादू, टोना। लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट, आइए कंटिन्यू करते हैं, और मैं लेने वाला हूं एग्जांपल। ओ ऐसा, हाँ आओ सुनो, कहानी लेने वाला, और प्लीज इस कहानी की हेल्प से, स्टोरी की हेल्प से हम पूरा पार्ट सीख जाएंगे अपना डेफिनेशंस का। आपको रट्टा मारने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो बातें हम करेंगे आप रिप्लाई करेंगे, उसके ऑटोमेटिक पार्ट हमें अपने आप से आ जाएगा। आपको मेहनत नहीं करनी है, बस सुनते रहो, तुम बस सुन लो, समझा मैं अपने आप दूंगा, ठीक है। ओके आओ, सबसे पहला डेफिनेशन है आपका ऑफर। ऑफर को प्रपोजल भी कहा जाता है। लीगल डेफिनेशन के बाद सर हम सर की कहानी में एक्सपर्ट हैं, आप सुनाओ। हां सर, चलो आओ सुनते हैं फिर। सुनो सुनो सुनो, बाबू, सोना, जादू, टोना, तुमसे कनेक्टेड एक कहानी बनाता हूं, ठीक है। बाबू, सोना, जादू, टोना कोचिंग लेना चाहते हैं, किसकी, इनको सीए फाउंडेशन की तैयारी करनी है, इन्हें सीए फाउंडेशन की तैयारी करनी है, और ये कोचिंग लेना चाहते हैं, क्लास लेना चाहते हैं, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, बाबू ने सोना को बोला चल चल पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करेंगे। जादू बोला इससे बड़ा चल पढ़ाई करेंगे, कोचिंग क्लास ज्वाइन करेंगे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन तीनों ने मिलके, इन चारों ने मिलके एक क्लास को ज्वाइन किया। इन्होंने सारों ने मिलके एक कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन किया। जब ये क्लासेस के लिए वहां पहुंचे, मतलब ये इंस्टीट्यूट है, इस इंस्टीट्यूट को ये ज्वाइन करना चाहते हैं और इसकी क्लासेस कंटिन्यू करना चाहते हैं, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, बाबू सर आयत को ऐड कीजिए, शी इज इन द ग्रुप। अच्छा बेटा आयत दिख नहीं रही, विजिबल नहीं हो रही मुझे, एक सेकंड। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, ओके आगे ऐड ऑन कर दिया मैंने। ओके बेटा ठीक है सुसी। अब सुनो, आयत तुम आ गई, हाँ मैं आ गई सर,
कोई ऐसा बच्चा मुझे मेंशन कर दिया करो कि हाँ भाई बच्चा कुछ वेट कर रहा है, ठीक है। कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं ये चारों के चारों जिनको सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन करनी है इनको। अरे नहीं आयत, ऐसे कैसे खत्म हो गया बेटा? आयत को आयत वो एक्चुअली मुझे शो नहीं कर रहा था बेटा, उसमें वो इतने नंबर चैट निकलता दिखता नहीं है उसके अंदर। फिर ऐसा कुछ हो मुझे मेंशन कर दिया करो, बाकी बच्चों को बोल दिया करो, ठीक है। जो बच्चे क्लासेस में होते हैं वो बता दिया करो कि कोई बच्चा वेट कर रहा है पीछे। आयत अब ठीक है, यहां से कंटिन्यू करें। आयत ये हम हैं, ये हमारी क्लास है और यहां पर बाबू शोना जल्टोना वेट कर रहे हैं, ठीक है। आओ चलो स्टार्ट करते हैं। सर 4 कैरेक्टर, इन चारों को कोचिंग क्लास लेनी है। अब मैं प्लीज हर एक चीज को पूछूंगा, जवाब आपका मैं लिखूंगा यहां पर, सिंपल सी बात। तुम बोलोगे मैं नोट करूंगा, यही हमारी तैयारी का पार्ट है। आओ स्टार्ट करते हैं, रट्टा थोड़ी मारना, सीखना हमें। आओ चलो। बाबू शोना जादू टोना क्लास लेने निकल पड़े। उन्हें एक बहुत ही प्यारा सा इंस्टीट्यूट मिला, उन्हें इंस्टीट्यूट देखा और बोले यार कोचिंग करेंगे, पढ़ाई करेंगे तो यहीं से करेंगे। ये बोले अब तो पढ़ाई होगी तो यहीं से होगी वरना नहीं होगी। बोले क्या बात कर रहे हैं, ऐसे भी होता है, ऐसा भी होता है। अब इन्होंने पढ़ाई के लिए यहां पे इंस्टीट्यूट में पहुंचे। वहां जाने के बाद इन्होंने इंस्टीट्यूट के रिसेप्शन पे बैठी लड़की से, एक प्यारी सी लड़की बैठी थी, उससे पूछा हे भाग्यवान, हे देवी, हमें सीए फाउंडेशन की कोचिंग करनी है, क्लासेस करनी है। अब मुझे जवाब दो, सबसे पहले किसने बोला? सबसे पहले बच्चों ने बोला या इंस्टीट्यूट ने बोला कि क्लासेस देनी है हमने? बताओ मुझे। ओ श्रेया कह रही, ओ पीयूष हाँ जी ओके। बाबू शोना ने बोला, वेरी गुड, बच्चों ने बोला, वैष्णवी वेरी, बच्चों ने, ऋतु वेरी गुड, बच्चों ने बोला, गुनगुन बताओ, शालू बच्चों ने बोला, हाँ ध्रुव बच्चों ने बोला, गुन वेरी गुड, ईशान बच्चों ने बोला ना, यस बच्चों ने बोला। आओ बात करते हैं। हाँ जी खुशी, बच्चों ने बोला। अब बच्चों ने बोला, बच्चों ने आगे खड़े हो गए, बोला हाँ भाई बेटा किस लिए आए हो, पूछा मैम ने। बोला हम तो जी कोचिंग करने आए, हम तो क्लासेस करने आए, हमें तो पढ़ाई करनी है सीए फाउंडेशन की, हमें तो तैयारी यहीं से करनी है। अब हुआ क्या, जो वहां पर इंस्टीट्यूट था उसने बोला कि ठीक है हम आपको सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन करवाएंगे, हम आपको सीए फाउंडेशन की तैयारी करवाएंगे। और आपके उन्होंने पूरा बताया कि हम आपको तैयारी करवाएंगे। रिमेंबर, अब क्या हुआ, हम आपको प्रिपरेशन करवाएंगे और हम आपको, उन्होंने फीस बता दी, फीस ये रहेगा, टाइमिंग ये रहेगा, बुक्स ये मिलेगी, ये टीचर रहेंगे, सब बता दिया, सब बता दिया। ऑनलाइन क्लास होंगी, इस तरीके से होंगी, ये होगा वो, सब बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले पर्सन जो ऑफर देता है, या अगर मैं कहानी को थोड़ा घुमाता हूं, सुनने ध्यान से, कहानी चेंज करता हूं। अगर यहां से इंस्टीट्यूट का फोन गया हो, तो अगर इंस्टीट्यूट की साइड से बच्चों को फोन गया, बाबू को गया, शोना को गया, जादू को गया, टोना को गया कि हम सीए फाउंडेशन की क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं, आप ज्वाइन करोगे? ये बोले हाँ करेंगे। अब बताओ सबसे पहले ऑफर किसने दिया? सबसे पहले बोलने वाला पर्सन कौन था? कनिष्क बच्चा, वेरी गुड, हाँ जी। अब बताओ किसने ऑप्शन दिया? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, अरे लाजवाब, ओ बेटे मौज कर दी, गजब, एग्जैक्टली। तो पॉइंट क्या आता है, सबसे पहले क्या होता है? ऑफर होता है, एक्सेप्टेंस होता है। बोलो बोलो, वेरी गुड, हाँ जी, गजब गजब, लाजवाब, मौज कर दी बेटे। बताओ मुझे सबसे पहले क्या होता है? एग्जैक्टली ऑफर होता है, इसलिए हमने डेफिनेशन में क्या लिखा? सबसे पहले ऑफर लिखा, और इसलिए ऑफर ही पहले आता है, ठीक है। अब क्या हुआ, सुनना कहानी। इंस्टीट्यूट ने ऑफर दिया, ऑफर को एक्सेप्ट किसने किया? बच्चे बोले हाँ हम पढ़ना चाहते हैं। बाबू शोना ने एक्सेप्ट किया, वेरी गुड, बाबू लोगों ने एक्सेप्ट किया, वेरी गुड। मतलब ऑफर के बाद क्या होता है? एक्सेप्टेंस होता है। ऑफर के बाद क्या होता है? एक्सेप्टेंस होता है, ठीक है भैया। अभी मैं लिखवाऊंगा, नोट नहीं करवाया मैंने, नोट करवाऊंगा पूरा पार्ट, रुक जाओ, अभी समझा रहा हूं खाली आपको मैं, एक कहानी सीखते हैं पहले। तो इंस्टीट्यूट ने ऑफर दिया और बच्चों ने एक्सेप्ट कर लिया। अब जो बोलूंगा सुनना ध्यान से बात को। जब भी कभी सबसे पहले ऑफर जो देता है, जो पर्सन ऑफर देता है, उसे कहा जाता है प्रोमिसर, ऑफरर या प्रपोजर। क्या बोलते हैं, नाम याद रखना, इसी को बोलते हैं प्रोमिसर, इसी को बोलते हैं ऑफरर। आपके क्वेश्चन में अलग कहीं पे प्रोमिसर लिखा मिलेगा, कहीं पे ऑफरर लिखा मिलेगा, कहीं लिखा मिलेगा प्रपोजल। ये तीनों नाम इसी के हैं, यस यही है प्रपोजर, यही है, ध्यान से देख लो। जिसने ऑफर दिया होता है दैट पर्सन इज कॉल्ड प्रोमिसर, ऑफरर और प्रपोजर। और जिसने ऑफर एक्सेप्ट किया, जिसको ऑफर दिया गया होता है, उसको बोलते हैं प्रोमिजी, उसी को बोलते हैं ऑफरी, उसी को बोलते हैं ऑफरी, और उसी को बोलते हैं एक्सेप्टर। ये वर्ड याद रखना, एक्सेप्टर, प्रोमिजी, ऑफरी और एक्सेप्टर। तो प्लीज टेल मी, इस केस में, इस कहानी के अंदर इंस्टीट्यूट, यहां पर ऑफरर कौन है?
और ऑफरी कौन है? टेल मी, बताओ। ये बेसिक सीखनी चीज सीखनी बाकी है, बताओ मुझे जल्दी से। आपने बताया था, हाँ आयत कह रही है, हाँ जी बोलो बेटा बोलो, जोर से बोलो, जल्दी बोलो। इस कहानी के अंदर ऑफरर कौन और ऑफरी कौन? गुनगुन, आयत, अनुष्का, ध्रुव, ईशान, ज्योति, कनिष्क, खुशी, पीयूष, रितु, तुसिजन, वैष्णवी, श्रेया। बोलो बेटा बोलो, जल्दी से बोलो। वेरी गुड, समझ में आ गया आप लोगों को? आ गया बेटा, आ गया। यही जानना था मुझे, आपको आया नहीं आया। तो जो सबसे पहले ऑफर देगा उसे क्या बोलते हैं? उसे कहा जाता है प्रपोजल। एक बात बताओ, पूछूं, गुनगुन एक शॉप पर गई, गुनगुन पड़ोस की एक शॉप पर गई, वहां जाके बोली भैया भैया डेयरी मिल्क की चॉकलेट देना, 100 रुपए वाली, ठीक है, 100 रुपीज वाली डेयरी मिल्क की चॉकलेट दे दो भैया। अब जवाब देना, यहां पर ऑफर कौन है? बोलो बोलो, अब आएगा आंसर। वेरी गुड, गुनगुन गुनगुन गुनगुन। सर चॉकलेट एग्जांपल मत लिया करो, क्यों ना लो चॉकलेट एग्जांपल, खाने का मन करता तुम्हारा। वेरी गुड, गुनगुन इज द ऑफरर। इज इट क्लियर? और शॉपकीपर ने बोला आप देता हूं, तो शॉपकीपर कौन कहलाएगा? हु इज शॉपकीपर इन दिस केस? वो क्या कहलाएगा? वेरी गुड, अरे लाजवाब, अब बेटे मौज कर दी, गजब। यहां पर कोई देता नहीं है, अरे अनुष्का पक्का देंगे। अच्छा स्कोर कर, इस बार रिजल्ट में मैं डेफिनेटली एक तेरे को हैम्पर भेजूंगा अलग से चॉकलेट का, ठीक है, पक्का बड़े वाला पैकेट भेजूंगा चॉकलेट भर के, ठीक है। ओके चलो, वाह, अरे वाह गजब, सबको सिल्क देंगे, हाँ सबको सिल्क बांटेंगे, पक्का, ठीक है। चलो आओ, अब बात सुनना, अब मेरे को भी सबको बांटूंगा, जितने भी आएंगे सबको बांटूंगा, ठीक है। खड़ा हो जाऊंगा बाहर गली में, हो चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट, ठीक है। हाँ मैं ये भी बोलूंगा, ये हम हैं, ये हमारी चॉकलेट है, ये बटने वाली है, ऐसा। हाँ आओ चलो, ऑफर क्लियर, ऑफरी क्लियर। अब पॉइंट क्या बोला, थर्ड क्या था? ऑफ प्रोमिजर और प्रोमिजी। इस प्रोमिजर प्रोमिजी को ही ऑफर ऑफरी इसी को कहा जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज कॉल्ड कंसिडरेशन। मैंने बोला अभी मैंने लिखवाया नहीं है ये पार्ट, मैं सिर्फ समझा रहा हूं आप लोगों को। अभी पूरी डेफिनेशन बताऊंगा लीगल लैंग्वेज के अंदर, पहले ये सीन सीख लो अपने पास में। हाँ मस्त आइडिया, हाँ जी सर। फोर्थ डेफिनेशन इज सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन डी। याद रहेगा, ABCD याद रहेगा ना, भूलोगे तुम, भूल पाओगे नहीं, टेंशन मत, सुनते रहो ध्यान से। कंसिडरेशन किसको बोलते हैं? अब गुनगुन चॉकलेट लेके आई, डेयरी मिल्क की चॉकलेट 100 रुपए के अंदर। तो याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर, जिन चीजों को लेकर, आई एम रिपीटिंग अगेन, जिन चीजों को लेकर ऑफर और एक्सेप्टेंस होता है, जिन चीजों को लेकर ऑफर और एक्सेप्टेंस होता है, उन चीजों को कंसिडरेशन कहते हैं लीगल लैंग्वेज में। क्या बोलते हैं? उन चीजों को कंसिडरेशन कहते हैं। मतलब सर इसका मतलब यह हुआ कि बाबू सोना जादू टोना जब कोचिंग करने गए तो इनके कोचिंग, इनको मतलब क्या मिल रही है? इंस्टीट्यूट इन्हें एजुकेशनल सर्विस देगा और उसके बदले इनसे फीस लेगा। तो जवाब दो, व्हाट इज द कंसिडरेशन बिटवीन इंस्टीट्यूट एंड द स्टूडेंट्स? टेल मी, व्हाट इज द कंसिडरेशन? व्हाट इज द कंसिडरेशन? शालू सिर्फ फीस नहीं बेटा, फीस के बारे। वेरी गुड ईशान, बहुत बढ़िया। कनिष्क वेरी, हाँ जी, फी के साथ क्या? इंस्टीट्यूट। वेरी गुड गुनगुन। अनुष्का वेरी गुड। वैष्णवी बहुत अच्छे, दोनों चीजें। मतलब गुनगुन को मिली चॉकलेट और 100 रुपए, द चॉकलेट एंड 100 रुपी इज कॉल्ड कंसिडरेशन। द सर्विस, एजुकेशन, द क्लासेस एंड द फी इज कॉल्ड, वेरी गुड बाबू लोग, हाँ जी सर, वेरी गुड। इसका मतलब क्या हुआ? इसे कहते हैं कंसिडरेशन। और चेक करो तुम दिन में कितनी बार कंसिडरेशन का पार्ट करते हो, कितनी बार करते हो, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, एंड ऑल सच काइंड ऑफ थिंग्स इज नोन एज कंसिडरेशन। जो अमाउंट, जो पैसा आप देते हो उसके बदले कुछ लेते हो, whether it is a सर्विस और गुड, इट इज कॉल्ड कंसिडरेशन बेटा, इट इज कॉल्ड कंसिडरेशन। मैंने कैब बुक किया, कैब से गया, कैब की सर्विस और उसको जो मैंने पैसा दिया, दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन और नॉट? आयत वेरी गुड, बोला हाँ है ना श्रेया? यस, हाँ जी सर। जब मैंने कैब की सर्विस ली और उसके बदले मैंने पैसा दिया, दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन और नॉट? एग्जैक्टली कंसिडरेशन। समझ में आ गया? लॉजिक क्लियर है? वेरी गुड निश, वेरी गुड खुशी, यस ईशान, गुनगुन वेरी गुड, समझ में आ गया? दिस इज कंसेप्ट, समझ में आ गया? ओके चलो आगे आते हैं। अब इसका मतलब ये हो गया कंसिडरेशन। और यहां की कहानी तो मैं सुनाऊंगा अलग तरीके से, इसको बनाऊंगा बेटी, आगे बनाऊंगा बहू। आओ दिखाता हूं क्या कहानी। अभी मैं कह रहा हूं अभी समझो, फिर आपको लीगल लैंग्वेज पढ़ाऊंगा और मैं लिख के दे रहा हूं, लीगल लैंग्वेज ऑटोमेटिक तुम्हें याद हो जाएगी, अपने आप याद हो जाएगी। चलो
आओ मेरे साथ अब उस बेहतरीन लम्हे का वेट जिसका आप कर रहे थे, उस लम्हे को पूरा करते हैं। सर छोटू सा डाउट है, मनी ना हो तो कंसिडरेशन होगा? नहीं होगा तुझसे बेटा, नहीं होगा। अलग से यूनिट है कंसिडरेशन की। कंसिडरेशन ऑलवेज बी इन मनी, बट पार्शियल भी हो सकता है, काइंड में नहीं होगा, बार्टर सिस्टम नहीं होगा। गुनगुन बोले भैया एक काम करो चॉकलेट दे दो, और मेरे काम करो, मेरा ना एग्जांपल है कि मेरा पेन लिख लो, ये पेन रख लो चॉकलेट दे दो। इट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम, इट इज नॉट कॉल्ड कंसिडरेशन। हमेशा कंसिडरेशन का एक पार्ट मनी में होना जरूरी है, एक पार्ट कैश में होना मैंडेटरी है। 1 रुपये हो सकती है बट मनी ही होना चाहिए। हाँ रिजा, चलो आओ अब बात करते हैं। अगला वर्ड क्या है? एग्रीमेंट। अगला वर्ड क्या है? प्लीज मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं बेटा, बाद में मत बोल देना अरे सर आपने तो पूरा डेफिनेशन लिखवाया नहीं। मैं पूरा पार्ट लिखवाऊंगा, प्लीज समझाऊंगा पूरा पार्ट। मैं लीगल डेफिनेशन आपको पढ़ाऊंगा बेटा, डोंट वरी अबाउट दैट। ये लीगल डेफिनेशन जो आपके लॉ में है, जो आपको लिखनी होती है, पढ़ाऊंगा पूरी बातें, ये सारी चीजें। अभी मैं समझा रहा हूं, पहले सीखो ध्यान से, ठीक है? ओके बोलो, वरना बाद में हमें नहीं पढ़ा, ऐसे खींच दिया। आओ एक कंसेप्ट सीखते हैं। तो हमने कहानी कहां तक ली? हमने कहानी ली आपकी कंसिडरेशन तक। अब प्लीज अब जो यहां से पिक कर रहा हूं ये सुनना ध्यान से, वो बड़ा मुद्दा, वो टॉपिक जो कि सब बच्चों को परेशान करता है। मतलब इवन ऐसा होता है बच्चे फाउंडेशन क्लियर कर चुके हैं, इंटर में आ चुके हैं, तब भी उन्हें आज भी इस चीज का कंफ्यूजन है। ये वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, क्या डिफरेंस है? याद करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा। आंसर इज नो। आओ सिखाता हूं, चलो आओ। तो हमारा पैटर्न पे आते हैं हमारे पास में बेटा, सुनो ध्यान से। जो बच्चे पहली बार सीख रहे हैं उनको तो मजा आएगा बहुत ज्यादा, जो दूसरी बार उनको बहुत मजा आएगा। लिसन टू मी। एग्रीमेंट को मैं नाम दे रहा हूं बेटी। ये मैंने नाम दिया है सीखने के लिए, ये नाम लिख के मत आना पेपर में, बेटी की शादी हो गई, बहू ने ऐसा कहा, मत लिख के आना। मैं सिखाने के लिए बोल रहा हूं, मेमोराइज करने के लिए, बस सुन लो समझा दूंगा। एग्रीमेंट को नाम दिया बेटी, और बस मैं पूछूं रिप्लाई करना। कॉन्ट्रैक्ट को नाम दे रहा हूं मैं अब। एग्रीमेंट को मैंने नाम दिया बेटी, कॉन्ट्रैक्ट को नाम दे रहा हूं बहू। आई एम गिविंग द नेम, मैं अपने नाम रख रहा हूं। ये नाम क्या दे रहा हूं? कॉन्ट्रैक्ट को नाम दे रहा हूं बहू। लो भैया बहू रखते हैं इसका नाम। शादी को नाम दे रहा हूं मैं, किसको? शादी। शादी हो गई, शादी को मैं नाम दे रहा हूं एनफोर्सिबल बाय लॉ। एनफोर्सिबल बाय लॉ। और बेस्ट पार्ट, एनफोर्सिबल का मीनिंग याद रखना, परमिटेबल, परमिशन देने को बोलते हैं। ये एप्लीकेबल बोलते हैं इसको, एनफोर्सिबल, परमिटेबल या एप्लीकेबल। हाँ जी सर, वेरी गुड। इसको नाम दिया मैंने शादी। चलो आगे आते हैं। अभी मैं चार्ट बना रहा हूं पहले अपना, ठीक है? उसके बाद अभी और नाम देने वाला हूं इसको मैं। लो भैया अब आया वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को नाम क्या दूं? बताना बेटा, क्या नाम दूं? इस वर्ड को मैं क्या नाम दूं? हाँ जी, क्या नाम दूं? अच्छी बहू। लो भैया इसका नाम निकाल दिया हमने, अच्छी बहू। तुम्हें याद नहीं करना पड़ेगा, याद अपने आप करवा दूंगा पार्ट पूरा में। दूसरा यहां लिख रहा हूं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को नाम क्या दूं? बताओ, बोलो बोलो बोलो, और जल्दी से तुम बोलो। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को नाम क्या दूं? खराब बहू। लो भैया गुनगुन तुम भी नाम दो बेटा, ईशान तुम भी नाम दो। इसका नाम क्या है? इसका नाम है खराब बहू। हम तो सोच रहे हैं क्या कर रहे हो, पता नहीं आप सर क्या करवाने वाले हो, पता ही नहीं चल रहा। आओ थर्ड लिख रहा हूं मैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वो लिख रहा हूं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इसको नाम क्या दूं? बताना। पहले अच्छी फिर बुरी। अरे वाह वेरी गुड। इसको नाम दे रहा हूं पहले अच्छी फिर बुरी। कौन सी बहू? पहले अच्छी थी, पता नहीं फिर क्या हुआ, फिर बुरी बन गई। लो बेटा लो। अब माय क्वेश्चन इज, मैं अब क्वेश्चन पूछने वाला हूं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब मजा आएगा। अब क्वेश्चन पूछने वाला हूं, जवाब देना मुझे। अभी कोई बच्चा ज्वाइन तो नहीं कर रहा? एक सेकंड बेस में देख लेता हूं, मैं चेक कर लेता हूं। नहीं जी कोई नहीं। चलो आओ, सुनो सुनो सुनो, जवाब देना जिन बच्चों की पहली क्लास है। एक बेटी बहू कब बनती है? टेल मी। इसको मत देखो, इसको मत देखो, इसको छोड़ दो। तुम बस मुझे इतना बताओ, एक बेटी बहू कब बनती है? वेरी गुड ईशान, तुसी जैन, गुनगुन, हाँ जी, पीयूष, गुनगुन, ध्रुव, यस, खुशी, वेरी गुड। शादी के बाद। यही होता है, सही बोला तुम लोगों ने। तो मतलब बेटी बहू तब बनती है, सब मानते हैं इस बात को, बेटी बहू बनती है जब उसकी शादी हो जाती है। यस और नो? तो अगर मैंने बेटी को नाम दिया एग्रीमेंट,
शादी को नाम दिया एनफोर्सिएबल बाय लॉ और बहू को नाम दिया कॉन्ट्रैक्ट। तो बताना बेटा, क्या मैं ये बोलूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या बोलोगे? एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। यस और नो? याद हुआ? एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। यस और नो? हाँ या ना? वेरी गुड, याद हो गया? वाह वाह वाह। देखो दिखाता हूं, तुम्हारे लीगल डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट का। पढ़ो डेफिनेशन। डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करना, क्या लिखा हुआ है? कह रहे एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। यही लीगल डेफिनेशन तुम्हारी है और यही तुमने याद भी कर लिया। बोलो याद हुआ? बोलो यस सर नो, याद हुआ? तो कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन क्या है? एन एग्रीमेंट विच इज, सोचा ही नहीं था और ऐसे भी पढ़ाई हो सकती है। वैष्णवी हो रही है ना? हो रही है ना? टारगेट है कि हो रहा है ना? हाँ बस ठीक है, चलो। तो डेफिनेशन याद हो गई। अब मैं बताओ, अब कितने बच्चे हैं जो ऐसे रख के एन एग्रीमेंट विद एनफोर्सिबल, ऐसे कौन याद करेगा? रिक्वायरमेंट है याद करने की? ऐसे नहीं ना, हो गया ना? तुम बस याद रखो, बेटी की शादी हो गई तो बहू बन गई। यस सर नो? ठीक है सर, ओके चलो। अब एक क्वेश्चन और पूछूं मैं? आओ पूछता हूं। अब मैं कहता हूं एक कहानी और लिखता हूं, लेकिन जिस बेटी की शादी नहीं हुई बेटा, मैं कहता हूं जिसकी शादी नहीं हुई, शादी नहीं हुई, मतलब अगर शादी का मतलब एनफोर्सिएबल, तो इसका मतलब क्या लिखूं? नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। जिसकी शादी नहीं हुई उसे क्या नाम दूं? भैया कुंवारी है ना, उसे बोलेंगे वॉइड एग्रीमेंट। बताओ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट लिखूं या एग्रीमेंट लिखूं? जिस बेटी की शादी नहीं, बहू बन गई क्या? बताना मुझे। जिस बेटी की शादी नहीं हुई, क्या वो बहू कहलाएगी? नहीं कहलाएगी ना, एग्रीमेंट ही कहलाएगा ना ओनली। वेरी गुड। तो जो एग्रीमेंट एनफोर्स ही नहीं हुआ, क्या उसे कॉन्ट्रैक्ट बोलोगे आप? नहीं बोलेंगे। उसे क्या बोलोगे? उसे बोलोगे वॉइड एग्रीमेंट। क्या बोलोगे? वॉइड एग्रीमेंट। समझ में आ गया? तो आज के बाद वॉइड का मतलब क्या याद रखोगे? वॉइड ऑलवेज मीन्स विच इज नॉट परमिटेबल, विच इज नॉट एनफोर्सिएबल। इतना याद रखो खाली। आगे एग्रीमेंट हो कॉन्ट्रैक्ट हो, बस वर्ड याद रखना, विच इज नॉट परमिटेबल, विच इज नॉट एनफोर्सिएबल, दैट विल बी कॉल्ड वॉइड। उसका वॉइड का मतलब है। अगर वर्ड आया वॉइड एग्रीमेंट, क्या होता है? तो आंसर क्या है? अब बताना मुझे, क्या मीनिंग क्या बना? बताना, चेक कर। आओ आओ दिखाता हूं, दिखाओ। यहां पे यहां पे यहां पे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉइड एग्रीमेंट? एन बेटी जिसकी शादी नहीं हुई, उसे क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? कुंवारी बोल दूं इसको मैं? कुंवारी कन्या। हाँ सर बोलूं? अब चेक करो, आओ मीनिंग चेक करना। व्हाट इज द डेफिनेशन नंबर, ये देखो सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन जी चेक करना। क्या लिखा पढ़ना? एन एग्रीमेंट, बेटी जिसकी शादी नहीं हुई उसे क्या कहते हैं? बोलो। वर्ड एग्रीमेंट। याद रहेगा? तो दो डेफिनेशन याद हो गई तुम लोगों को। कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं और वर्ड एग्रीमेंट किसको बोलते हैं? सर की भोली पंजाबन तुझे, तुम्हें याद आ गया? हाँ, वहां पर मैंने भोली पंजाब एग्जांपल लिया था। पीयूष हाँ जी यस सर, डन है भैया। दो डेफिनेशन याद हो गई लीगल। रट्टा मारना पड़ा, दिमाग में छप गया सर। ईशान यस सर, अच्छे से हो गया, वेरी गुड ईशान। चलो आगे आ जाओ बेटा, आ जाओ। अब भैया बात सुनो, तुमने ये बात कर ली कि बहू किसको कहते हैं, ठीक है भैया, जिसकी शादी हो गई। कॉन्ट्रैक्ट किसको, वर्ड किसको बोलते हैं? जिसकी शादी नहीं हुई। तो क्या मैं इसको लिखना चाहूं? लिख भी सकता हूं ना इसका मतलब? हाँ लिख पाऊंगा, आगे बात करता हूं। चलो अब मुझे बताओ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट किसको कहते हैं? वॉइड। अब बताओ, वॉइड के साथ वर्ड लगे कॉन्ट्रैक्ट। फोकस सामने, सुना ध्यान से। वॉइड के साथ वर्ड लगे कॉन्ट्रैक्ट, मतलब बहू है बेटी है? वॉइड छोड़ दो, कॉन्ट्रैक्ट बताओ। मैंने कभी भी, क्या लिख रहे हैं बताना, क्या लिख रहे हो? मैंने कभी नहीं सोचा था लो पढ़ना इतना इजी होगा। आयत, अरे आयत तुम अच्छे अच्छे बच्चे हो बेटा, इंटेलिजेंट बच्चे हो। बताओ बहू है ना, बेटी तो नहीं बोलूंगा ना इसको मैं। और वॉइड का मतलब क्या होता है? अभी बताया था। वॉइड का मतलब क्या है? विच इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, विच इज नॉट परमिटेबल बाय लॉ, विच इज नॉट एप्लीकेबल बाय लॉ। यस और नो? या विच सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ। वेरी गुड अनुष्का। मतलब विच इज, क्या बोलूं? दो लाइन लिखूंगा, विच इज नॉट एनफोर्सिएबल या
which ceases to be enforceable. ceases का मतलब क्या होता है? ceases का मतलब भी होता है रोकना, स्टॉप को बोलते हैं सीज मतलब स्टॉप बाय लॉ। अब देखो आओ दिखाता हूं, तो आओ बेटा थोड़ा पीछे चलते हैं, हमारे पास में सेक्शन नंबर आपने देख ही लिया, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन चेक करना, ये इसको साफ करता हूं मैं, आओ दिखाता हूं, चेक करो डेफिनेशन। डेफिनेशन किसकी? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की, सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन जे। तो भैया यहां पे एग्रीमेंट लिखूं कॉन्ट्रैक्ट लिखूं? एक कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, बताना क्या लिखूं? टेल मी, यहां पर क्या लिखूं? एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल या ए कॉन्ट्रैक्ट नॉट एनफोर्सेबल? बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी, जो बोलो, हाँ बोलो। कॉन्ट्रैक्ट लिखूं या एग्रीमेंट लिखूं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। गुनगुन, ईशान, शालू, वैष्णवी, अनुष्का, श्रीतु, खुशी, वेरी गुड, गजब। अब बेटे मौज कर दी, लिखा ना? तो आओ पढ़ लो क्या लिखा है मीनिंग। लिखा है सर, ए कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। सीज का मतलब रोकना ही होता है, स्टॉप को बोलते हैं, मना कर दिया, नहीं करने देंगे। कनिष्क वेरी गुड बेटा। तो क्या मीनिंग बना? बिकम्स वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। याद हुआ डेफिनेशन के 3 डेफिनेशन, लीगल डेफिनेशन याद हुआ आप लोगों को? यस और नो? यस सर जी, हो गया याद, समझ में आया? समझ भी आ गया? चलो ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, आ जाओ, चल आगे। एक काम करूं, बाकी बची कहानी कल सुना दूं, कल हम पढ़ेंगे अच्छी बहू के संस्कार। ठीक है, अच्छे से हो गया। आज यहीं तक करते हैं, बाकी करेंगे कल वाली क्लास, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कल करेंगे। ठीक है, आज करीबन अपने पास अपने को 1.5 आवर हो चुका है। ठीक है, अभी मेरी एक और क्लास है इसलिए हम कह रहे हैं बाद में बात करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। समझ में कोई डाउट है भैया बताओ, कोई शक है इसके ऊपर? अभी बाकी पार्ट बचा हुआ है, कल हम बात करेंगे अच्छी बहू की और उसके संस्कारों की बात करेंगे, और संस्कारों को नाम दूंगा असेंशियल एलिमेंट्स। ठीक है, ओके। आयत बेटा अभी मैं वो चेक कर लेता हूं इस बार। सर बहुत मजा आया, नोट करना था। ईशान नोट कर लो बेटा। आपको थैंक यू बोलना तो बनता है, लोग को इतना इजी बनाने के लिए। तुस्सी जैन, अरे तुम सामने बैठे हो ना, सब इजी बन जाता, सिंपल सी बात है। पढ़ने का पैटर्न थोड़ा बदलना है, बाकी सब इजी है बेटा। पूरा लो ऐसा ही है तुम्हारा, पूरा लो ऐसा है, कंप्लीट लो। बिना बात के डर बच्चों में डाल रखा, लो लीगल लैंग्वेज ये वो। अरे क्यों डराते हो भैया हमारे इतने प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को? ईशान नोट करना बेटा आपने। मैं काम करूंगा, ये जो स्टार्टिंग के नोट्स हैं आपको भेज दूंगा बेटा। ठीक है, और ईशान एंड गुनगुन आपके सेंटर पे बुक पहुंच जाएगी बेटा। जैसे अभी कुरियर खुलेगा, कुरियर बंद है अभी, यहां से कुरियर के ओपन होने के बाद ध्रुव आपके पास बुक पहुंच जाएगा। बहुत सारे बच्चों को बुक्स नहीं मिल पाई इस बार, तो अभी कुरियर ओपन होते ही आपके सेंटर बुक, आपको घर पे बुक अवेलेबल हो जाएगा आपके पास। हाँ तो वहां पे सर फर्स्ट नोट्स है हमारे पास में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, और कल मिलेंगे दोबारा और यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बेटा, बाय 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 बाय, टाटा, सी यू।